नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। यस यस। जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर केशव चंद्र सेन को। ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ भाई, हैं ये कौन सा है? ये अभी वाला है ना? हाँ। अंजना यादव, दिव्या विश्वकर्मा, नईम सैफी, अंजना यादव। थम्स अप भाई, थम्स अप। बहुत बहुत थम्स अप सब बच्चों को। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। जिससे चीज़ों को समय से प्रारंभ किया जा सके। अच्छा भाई, आप नहीं लगे हैं, इनको भी लगा दिया जाए। हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। खुशी एस, दीपक प्रजापति भैया नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ भाई, ये बताओ, मैं दिखाई दे रहा हूँ आराम से? मेरी आवाज़ साफ आ रही है? कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि आवाज़ धीमे है। भैया पूरी ताकत लगा रहा हूँ जितनी आवाज़ निकल रही है, ठीक है। अगर अब भी आप लोग शिकायत करेंगे तो मेरे पास एक दूसरा हल भी है, मैं उस दूसरे हल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, मास्टर जी के पास सारी सुविधाएं मास्टर जी को अनअकैडमी ने दे रखी हैं। तो एक सुविधा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अच्छा, आवाज़ सही है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग एक व्यक्ति जिसका नाम है केशव चंद्र सेन, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 19 नवंबर 1838 कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1884 को कोलकाता में ही इनका निधन हुआ था, ब्रह्मलीन हुए थे। और बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी थे। और अगर कहा जाए तो इनके तारीफ़ों के पुल बांधने में आपके पास शब्दों की कमी नहीं आ सकती। आपके पास ढेर सारे शब्द हैं इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने में। लेकिन उसी के दूसरी तरफ अगर आप चाहें कि केशव चंद्र सेन के बारे में आप नेगेटिव अगर बोलना चाहें तो इन्होंने पर्याप्त काम ऐसा भी किया है कि आप पर्याप्त इनके बारे में नेगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। वही है ना कि आ, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो जिसने जैसी प्रभु की मूरत देखी, जैसे 5 अंधों को हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और कहा गया बताओ हाथी कैसा दिखता है। तो जिसने सूंड पकड़ी तो उसने कहा सूंड की तरह दिखाई, पाइप की तरह दिखाई देता है। जिसने पैर पकड़े उसने कहा खंबे की तरह है हाथी। जिसने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा रस्सी की तरह हाथी है। तो अंधे लोगों ने जिस तरह से हाथी को डिस्क्राइब किया, अगर उनको आंखें आ जाएं तो वो देख के कहेंगे अरे दैया, हाथी ऐसा होता है। ठीक है, तो वही हालत है। तो चूंकि हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, अनअकैडमी आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके पास एक कहते नहीं है, एक विज़न आपका ऐसा होना चाहिए जो प्लस माइनस दोनों को लेकर चलता हो, है ना। तो मैं आपको इनके प्लस भी बताऊंगा, इनके माइनस भी बताऊंगा, और इनके बारे में सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे एक एक करके। और अगर आप लोग पढ़ना चाहें बाद में तो इस तरह से इनकी स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, आपके पास स्लाइड की भी व्यवस्था है, ठीक है। सो
हाँ हाँ हाँ, PDF आपको सबको मिल जाती है, राजा बेटा बन जाते हो आप लोग, है ना। हम्म, ठीक है। तो प्यारे मोहन के पुत्र थे ये। प्यारे मोहन इनके पिता थे, और इनके पिता जो हैं वो विद्वज्जन व्यक्ति थे। उनका विद्वता में उनका बड़ा मन लगता था, इनके पिता प्यारे मोहन का, है ना। मैं लगातार कहता हूँ कि आपको कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये जो महान हस्तियाँ हैं इनका जन्म और मृत्यु कब है ना, और इनके बारे में अति महत्वपूर्ण, छोटे छोटे लेकिन अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी आपको पता होते जा रहे हैं, है ना। तो चलिए क्लास को, हालांकि क्लास को शुरू करने के पहले मैं एक काम ज़रूर कर लूँ थोड़ा सा। बिल्कुल, जो ढेर सारे ऑफ़र अनअकैडमी आपके लिए लेकर चल रहा है, इन ऑफ़र्स को आप बिल्कुल भी हाथ से जाने मत दीजिए। 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल GS प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक GS प्लस ऑप्शनल, आपको 25% विद ऑप्शनल डिस्काउंट मिल रहा है। 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा रेफरल कोड है अनु IAS लाइव, है ना। अगर आप GS ऑप्शनल की फ़ी की बात करते हैं तो 1 ईयर की फ़ी है इस समय 57,500, और 2 ईयर की जो फीस है वो है 83,100। बहुत ही मिनिमम है, इस पे एकदम निश्चिंत हो जाओ। 1 ईयर की फ़ीस बात करें अगर हम आइकॉनिक और ऑप्शनल की तो 76,500, 2 ईयर की 1,17,750, ठीक है। और ये ऑफ़र 26 मई तक वैलिड है, तो एक बार गंभीरता से विचार कर लो कि अगर आप ये कोर्स नहीं ले रहे हैं इस समय तो क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे विचार कर लीजिए। तब जब आपके पास लोनिंग फैसिलिटी है, अनअकैडमी आपके लिए चारों दिशाओं से आपके बारे में सोचता है ना, चौतरफा आपके बारे में सोचता है। देख लो, उसका एक एग्जाम्पल ये आपके सामने है। अनअकैडमी, चेज योर UPSC ड्रीम, नथिंग कैन स्टॉप यू विद आवर लोन फॉर UPSC। मैंने कहा था प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी आपके लिए 0% प्रोसेसिंग फ़ी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर्स है, नो हिडन चार्जेस, मिनिमम पेपर वर्क, फ्लेक्सिबल टेन्योर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको गंभीरता से देखना पड़ेगा, है ना। तो लोन लेके UPSC के साथ जुड़ सकते हो, तो बिल्कुल भी देर ना करना, क्योंकि इस समय आपको बढ़िया ऑफर्स मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो UPSC CSE जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है आपका, ये आपका मई में शुरू होगा। अगर आप मई में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो जुलाई 2022 तक एंड होगा। यहाँ पर टारगेट आपका है प्रीलिम आपको दिलाना नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। और इसके लिए आप बस याद रखेंगे कि आपको अनु IAS लाइव कोड आपका इस्तेमाल आपको करना है। इसके एवज में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और ये 1 ईयर और 2 ईयर दोनों के लिए वैलिड है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके अगले ईयर के प्रीलिम्स तक का वैलिडिटी बनी रहेगी। यहाँ पर आपको गारंटी दी गई है इसी बात की, ठीक है। कॉम्बैट, आज संडे था तो बहुत से बच्चों ने कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया, बहुत से बच्चों ने मुझे पिक्चर भेजी। कंपीट क्रैक कॉन्कर आपको करना है इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC एस्पिरेंट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कॉम्बैट अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। टेक द कॉम्बैट लाइव फ्रॉम एंड्रॉयड ऐप, विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ₹4 CR UPSC कॉम्बैट एवरी संडे एट 11 AM, ठीक है। एनरोल कर रहे हो तो बिल्कुल फ्री है, और अगर आप एनरोल कर रहे हो तो आप कोड इस्तेमाल करेंगे अनु IAS लाइव। अनु IAS लाइव को तो बिल्कुल रट डालो, कभी भी कहीं भी तुम्हें कोड इस्तेमाल करने को मिले तो आपको यही कोड इस्तेमाल करना है। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो 1 ईयर UPSC CSE GS
प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 4 से 10 रहती है तो 75% स्कॉलरशिप है, 11 से 50 में 50%, 51 से 500 में 25% की स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं 26 मई से आपके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें सबसे प्यारा पहला बैच फिनिक्स रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई। डोंट वरी, ये बाइलैंग्वेल भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। सो डोंट वरी, ठीक है। आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इसमें है ना। तो परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। स्पेशली डिज़ाइंड फॉर लर्नर्स प्रिपेयरिंग फॉर सीएसई 2021। कोर्स इज डिजाइंड फर्स्ट 2 months फॉर मेंस फोकस्ड, देन प्रीलिम्स रिवीजन एंड लास्टली फुल फ्लैग मेंस रिवीजन। ओके। और इसमें आपको प्रीलिम प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। मतलब कहने का कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच जाए, ठीक है। अनअकैडमी तो आपको वो सब दे देगी जिसको क्वालिफाई करना आपके लिए। अगर ईमानदारी से फॉलो करोगे तो क्वालिफाई होना तो तय है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा बैच गुरुकुल प्लस चल रहा है, रिवीजन बैच फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, है ना। 26 मई से ये भी स्टार्ट हो रहा है और ये बाइलैंग्वेल बैच है, ठीक है। इसमें टोटल रिवीजन आपको कराया जाएगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको कराई जाएगी, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 ईयर का बैच जो है फॉर यूपीएससी सीएसई 26 मई से आपका स्टार्ट है। आप देख सकते हैं इंडिया टॉप एजुकेटर्स, बाइलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में ये बैच आपका चलेगा। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स कम मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, एनसीईआरटी प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। तो कंप्लीट बैच 1 ईयर का आपके लिए। और बिल्कुल इसी तरह का 2 ईयर का बैच है जो बिल्कुल न्यू कमर्स बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो 1 से 2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे। और उनके लिए भी बाइलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में ये बैच लॉन्च किया गया है जो 26 मई से शुरू होगा। इसी के साथ साथ जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए एनसीईआरटी बैच आपके सामने है फॉर यूपीएससी सीएसई। 26 मई से ये बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप देख सकते हैं कि बाइलैंग्वेल बैच है और इंग्लिश का बैच है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कवरेज टू हेल्प बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। अब इनकी बात आती है फ़ी की। तो प्लस की फ़ी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये मंथली फ़ी है और ये ग्रांड टोटल फ़ी है। 36 मंथ्स की अगर आप बात करते हैं तो लगभग 72% ऑफ 90,000 है। इसमें आप 2500 ओनली पे करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 24 मंथ्स के लिए आपको 3000 पर मंथ देना पड़ेगा ओनली, और 12 मंथ्स के लिए आपको 4125 ओनली पे करना पड़ेगा। और आप बढ़िया से प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ दौड़ के चल सकते हैं। आइकॉनिक की जहाँ तक बात करते हैं तो आपके लिए 36 मंथ्स में 31% ऑफ है, 24 मंथ्स में 22% ऑफ है। यहाँ पर डिटेल दी गई है फ़ी की। पर मंथ की बात करें तो 4000 से लेकर 6000 तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 12, 24, 36 मंथ तक आराम से मंथली पे करके आप चैन की बंसी बजा सकते हैं, है ना। तैयारी करनी है तो फिर विचार कर लो ना। जीएस ऑप्शनल का कॉम्बो पैक प्लान अगर आप देखेंगे तो ये तो तहलका है, तहलका। मतलब केवल 2806 पर मंथ पे करके ना केवल आप जीएस बल्कि ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। अब बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। क्या क्या बताएं, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ, बस ये याद रखना कि जब भी आना अनु IAS लाइव को
बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। और इसका आप लोग जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करो, मेरे प्यारे बच्चे बन जाओ और प्लस की क्लास में दिखाई दो, ठीक है। चलिए, दिस इज अनअकैडमी, लेट्स क्रिकेट, ओके। जो भी आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके बारे में आप जरूर गंभीरता से विचार किया करें, ठीक है। हम्म एक काम मैं थोड़ा सा कर लूँ। हम्म, कुछ पेजेस में निकाल लेता हूँ। अब ठीक है, चलिए साहब, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मोहन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि प्यारे मोहन का जो व्यक्तित्व है वो उनके पुत्र पर अच्छा खासा उसकी छाप पड़ी, और इसकी वजह से जो सेन थे, केशव चंद्र सेन, इनका जो मन था वो दर्शन की तरफ आगे बढ़ा। दर्शन एक प्रकार से दार्शनिक थे। दूसरा, ये धार्मिक उपदेश देने में हमेशा अग्रणी रहते थे, प्लस समाज सुधारक। अगर केशव चंद्र सेन के बारे में आपको लिखना है तो आप ये 3 पॉइंट तो अवश्य लिखिए, है ना, अवश्य लिखिए। दार्शनिक थे, दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक और समाज सुधारक, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये तो आप ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। अच्छा, और इसी कारण इनको ब्रह्मानंद कहा गया। ओजस्वी वक्ता थे, बोलते बहुत अच्छा थे, एनी बेसेंट की तरह। और एनी बेसेंट के से 1 साल छोटे थे, क्योंकि 1837 में एनी बेसेंट का जन्म हुआ था और 1838 में इनका जन्म हो रहा है। तो रिलेट किया करो जन्म को, ठीक है। हाँ, तो आइए क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, पहली घटना मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा 1856 की, जब इन्होंने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया। जब इन्होंने ब्रह्म समाज में प्रवेश किया तो चलिए सबसे पहले मैं इनके आइडियोलॉजी के बारे में आपको कुछ 2 शब्द बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही बेस है केशव चंद्र सेन का। देखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अंग्रेजों से परेशान है, तो अंग्रेजों के साथ साथ जो भारतीय थे, जो भारतीय चिंतक थे, वो 2 चीज़ों से परेशान थे। एक तो अंग्रेजों से परेशान थे क्योंकि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, और वो दूसरा परेशान थे सामाजिक कुरीतियों से, बुराइयों से। मतलब उन्हें अंग्रेजों से भी लड़ना पड़ रहा था, प्लस भारतीय समाज से भी उनको लड़ना पड़ रहा था। अब 2 तरह से वो फाइट कर रहे थे। भैया सबको गुड इवनिंग, सबको बहुत बहुत नमस्कार, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, है ना। अच्छा, एनी बेसेंट 47 थी, ओके ओके ओके। तो कहने का मतलब कि जब चिंतक के रूप में अगर आप भारत की चिंता करेंगे तो चिंता के 2 आधार हैं। अच्छा, केशव चंद्र सेन जो है ये इन्हीं लोगों के बीच में थे, और केशव चंद्र सेन ने एक नया ही कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास किया, और इसको आप रिलेट कर सकते हो अकबर के दीन इलाही से। देखो, बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अकबर का दीन इलाही और केशव चंद्र सेन का जो मैं एक, चलो तुमको शब्द देता हूँ, जैसे अकबर ने दिया था दीन इलाही, ठीक है, उसी तरह से जो केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने एक शब्द दिया सर्वांग उपासना। अब देखो, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ और बहुत ध्यान से सुनना।
दीन इलाही का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? दीन का मतलब होता है जनता और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। सभी दीनों का यानी कि सभी लोगों का एक ईश्वर, सीधी सी बात। सर्वांग उपासना का यहाँ पर केशव चंद्र सेन का ये कहना था कि सभी धर्मों को एक मानो, सभी संतों को एक कर दो, और जब भी आप कभी उपासना करें तो सर्वांग उपासना करें, सबकी उपासना करें। मतलब ये ना कहें कि ये मेरा धर्म ईसाइयत है तो ईसाइयत सबसे टॉप पर है, मेरा धर्म हिंदू है तो मेरा धर्म सबसे टॉप पर है, मेरा धर्म इस्लाम है तो मेरा इस्लाम टॉप पर है। तो इनका जो सर्वांग उपासना का कॉन्सेप्ट था वो सर्वधर्म समभाव वाले विचारधारा को लिए हुए था। तो अब आपको केशव चंद्र सेन थोड़ा सा समझ में आ रहे होंगे। तो ये केशव चंद्र सेन का पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि इसको आप प्लस कह सकते हो कि ये धर्म के द्वंद्व से बचाव करना चाहते थे भारतीय समाज का। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन को यह पता था कि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां पर ना केवल हिंदू रहते हैं, ना केवल मुस्लिम रहते हैं, ना केवल सिख रहते हैं, ना केवल ईसाई रहते हैं। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से खिचड़ी है। तो यहाँ पर अगर अनेकता में एकता को हमें फोकस करना है तो सबसे पहले हमें धार्मिक रूप से सबको मैच्योर करना होगा, हमें रिलीजियस मैच्योरिटी पर काम करना होगा। ये इनका सुपर प्लस था। लेकिन 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 सेन का जो बिग माइनस था, सेन का जो बिग माइनस था वो क्या था, उसको समझ लो। सेन का जो बिग माइनस था वो ये था कि धीरे धीरे सेन जो है वो ईसाइयत ईसाइयत जो है इसकी तरफ इनका झुकाव हो गया। जब इनका ईसाइयत की तरफ झुकाव होना शुरू हो गया तो एक बड़ी समस्या सामने आने लगी। और वो समस्या क्या थी कि इन पर आरोप लगने लगा कि सेन जो हैं, सेन ब्रह्म समाज, सेन ब्रह्म समाज को ईसाई समाज का भारतीय संस्करण बनाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला था? ये इनका बिग माइनस है, ये इनका माइनस है, ये इनका प्लस है। तो वही मैंने कहा कि केशव चंद्र सेन ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि आपको ये मालूम चलेगा बड़े आराम से कि अगर केशव चंद्र सेन के प्लस को लिखना है तो आप उनके प्लसेस को लिखिए, अगर आपको केशव चंद्र सेन के माइनस को लिखना है तो उनके माइनस को लिखिए। तो ये माइनस के लिए उनके पास एक, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा उदाहरण है। अच्छा, माइनस का बात चल रही है तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ। आप एक सुनते हो कि सेन ने क्या किया था, अपनी 13 वर्षीय पुत्री, सेन के कई पुत्रियां थी जिनमें एक का नाम सुनीति, एक का नाम सावित्री, एक का नाम सुजाता, एक का नाम मोनिका। तमाम पुत्रियां थीं, उसमें से इन्होंने 13 वर्षीय पुत्री जिसका नाम था सुनीति, इनका विवाह कर दिया था कूच बिहार के राजा से। है ना, कूच बिहार के राजा से, है ना। तो कूच बिहार के राजा से जब उन्होंने 13 वर्षीय पुत्री सुनीति का के कूच बिहार के राजा से जब विवाह कर दिया तो इनका ये एक बिग माइनस हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाम याद रखना, पुत्री का सुनीति नाम था, ठीक है। और अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये कूच बिहार कहाँ है ना, कूच बिहार कहाँ है? तो कूच बिहार जो है ये आपका इसको आप ऐसे समझो, उत्तरी
उत्तरी पश्चिम बंगाल, या इसको आप कह सकते हैं दक्षिणी नेपाल, है ना, या आप इसको कह सकते हैं बिहार, बिहार बंगाल बॉर्डर, बिहार बंगाल का बॉर्डर, है ना, बिहार बंगाल का बॉर्डर। इतनी बात समझ में आ गई, है ना, क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग जानते हैं 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई, थोड़ा सा समझना है इस बात को, तो इसमें एक नाम आप सुनते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, आगे जाके एक नाम सुनते हैं आप केशव चंद्र सेन, ठीक है। पहले तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को कहा कि तुम ब्रह्म समाज का हिस्सा बन जाओ। तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज का हिस्सा बन जाते हैं कब? मैंने अभी आपको बताया 1856 में। लेकिन धीरे धीरे घटनाएं घटती हैं जो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर देती हैं। उसका हल क्या होता है? उसका हल ये होता है कि केशव चंद्र सेन जो हैं वो 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं देवेंद्र नाथ से। और देवेंद्र नाथ वाला जो ब्रह्म समाज चल रहा होता है उसका नाम पड़ जाता है आदि ब्रह्म समाज, है ना। ये बातें अच्छे से याद रखो, है ना। राजा राम मोहन राय, ठीक है, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ये आदि ब्रह्म समाज वही है जो उसमें था, क्या कहते हैं, जो राजा राम मोहन राय के मूल्यों पर खड़ा हुआ था, है ना। अच्छा, केशव चंद्र सेन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, वो विशेषता ये थी प्यारे बच्चों कि ये बहुत बड़े सलाहकार थे, है ना। सलाह बहुत देते थे, जिसको देखो उसको सलाह देते थे, है ना। जिसको देखो उसको सलाह देना ये शुरू कर देते थे। तो और सलाह बढ़िया देते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना है कि नहीं? यस और नो, जल्दी से बताओ। दयानंद सरस्वती का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। तो दयानंद सरस्वती ने जब पाखंड खंडनी पताका लहराई, ठीक है, और जब उन्होंने संस्कृत में काम करना शुरू किया, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती चूंकि बहुत विद्वज्जन व्यक्ति थे, तो दयानंद सरस्वती ये भूल गए कि जो भी बातें मैं कर रहा हूं या जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो। चलो ठीक है, आम जनता ने सुन लिया, तो आम जनता ने कहा कि चलो लौटो वेदों की ओर, हम भी लौट रहे हैं, आप भी लौटो। लेकिन फिर उसके बाद कैसे लौटो? भाई रूट भी तो बताओ, मतलब समझाओ। अब रूट समझाने की बात आई तो वो बातें थी संस्कृत में। अब जो भारत की आम जनता थी उसके लिए तो संस्कृत के नाम का मतलब हुआ काला अक्षर भैंस बराबर। तो उस समय सेन सामने आते हैं और सेन ज्ञान देते हैं दयानंद सरस्वती को। और कहते हैं कि आप
बातें बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, पाखंड खंडनी पताका लहरा रहे हो, शुद्धि आंदोलन चला रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो करना चाहते हो आप करो, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं, आप स्वयं में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन मेरा एक कहना मान लो छोटा सा। तो दयानंद सरस्वती ने कहा, अच्छा बताओ क्या कहना तुम्हारा है। तो सेन ने उनको सलाह दी कि आप जो कह रहे हो इसमें कोई दुराभाव नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुसंख्यक जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरी सलाह मानिए। तो अब आप जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम आप दे रहे हो सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्य का प्रकाश, इस सत्यार्थ प्रकाश को आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये बहुसंख्यक जनता के पास पहुंचेगा। बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ आगे। अब यहां पर देखो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट कि देखो, मैंने तुमसे कहा कि जो सेन है इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था सर्वांग उपासना। तो इनकी जो सर्वांग उपासना का सिद्धांत था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है? अगर कोई नया बच्चा है तो वो बाद में देख ले। इनका जो सर्वांग उपासना का जो सिद्धांत था, उस पर इन्होंने एक संग्रह लिखा और उस संग्रह का नाम था श्लोक संग्रह। तो श्लोक संग्रह किसकी रचना है? तो केशव चंद्र सेन की। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। श्लोक संग्रह, ठीक है? और ये बहुत ही फेमस हुआ था श्लोक संग्रह, ठीक है? इसमें उन्होंने क्या कहा कि एक नवीन धर्म विश्व धर्म की वकालत की। देखना अभी कितना बढ़िया पॉइंट आने जा रहा है। जो विश्व के सभी धर्मों कौमा संतों को एक साथ जोड़ने की बात करता है। अब जरा तो मुझे ये बताओ, ये विश्व धर्म है, सुनना मेरी बात, और ये ईयर है 1860-70, ठीक है? अब अगर मैं इस शब्द को लिखूं विश्व धर्म और इसमें एक शब्द जोड़ दूं संसद, यही विश्व धर्म संसद, मतलब इसी विश्व धर्म को लाइमलाइट करने के लिए और संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों को एक करने के लिए, सभी धर्मों के सार को समझने के लिए संसद का आयोजन किया गया था। कब? 1893 में।
और इसी संसद में गए थे स्वामी विवेकानंद। और इस संसद में विवेकानंद लगभग 11 से 12 बार बोले थे। आई बात समझ में? विश्व धर्म संसद का कॉन्सेप्ट यहां से निकल के सामने आया। लिखना है इसको, इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हो। केशव चंद्र सेन एक मल्टी टास्किंग पर्सनालिटी थे, तो उनकी जो मल्टी टास्किंग है आप देख सकते हो कि एक तरफ वो अकबर के दीन इलाही से मैच कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व धर्म संसद का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो बैठकें हैं, उससे भी इनकी विचारधारा मैच कर रही है। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से। है ना? और यही कारण था, सुनना, यही जो विश्व धर्म वाला मुद्दा है, यही कारण था कि कई ब्रह्म समाजी सेन से नाराज रहते थे। इसीलिए धीरे धीरे करके ब्रह्म समाज से उनका टाटा बाय बाय हो गया था। आई बात समझ में? है ना? अच्छा, 1870 में सेन ने एक बड़ा काम क्या किया? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। बेटा कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और बच्चे अमूमन इसको गलत करके एग्ज़ाम में चले आते हैं, तो तुम लोग गलत ना करना बेटा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो एस.एन. सेन ने। नोट करो फटाक से, नोट करके थम्स अप लिखो जल्दी से। वेरी गुड। अब देखो तुम जरा एक बढ़िया हो, एक और बढ़िया बात, तुम लोगों ने इनका नाम सुना है? रोमियो रोला। तो तुमको एक बढ़िया बात बताएं, इनका नाम सुना है कि नहीं? यस और नो? रोमियो रोला। जल्दी जवाब दिया करो, हाँ या ना। अच्छा, कुछ बच्चों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। चलो फिलहाल मैं तुमको बता देता हूं कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में भाग लेने शिकागो गए थे, अमेरिका, तो वहाँ पर पूरे विश्व के बड़े बड़े नेता बैठे थे। ईसाई धर्म का कार्डिनल गिबन्स वहाँ पर बैठा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट वहाँ पर गई थीं। तो सभी बड़े बड़े धर्मों के लोग वहाँ पर बैठे थे, जैन धर्म के भी, बौद्ध धर्म के भी, जितने भी धर्म हैं, अधिकतर सभी धर्मों के लोग उस समय, संत जो हैं, बड़े बड़े संत, वो उस समय विश्व धर्म संसद में बैठे थे। स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए, वो आपको कहानी पता है। अजीत सिंह और फिर जापान के रास्ते उनको भेजा गया, है ना। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त का नाम रख दिया गया, अजीत सिंह नहीं रखा, तो नहीं मिला, ठीक है।
लेकिन जब उन पहली बार जब वो बोले स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने सबसे पहली लाइन पता है क्या बोली? मान लो यही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि जब शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामी जी ने संबोधन किया तो उन्होंने सबसे पहले किन शब्दों का प्रयोग किया था? तो उन्होंने सबसे पहले कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों। इस तरह का संबोधन किसी और ने नहीं किया था। और स्वामी विवेकानंद ने भाई और बहन इसलिए कहा था कि वहां पर संपूर्ण विश्व से लोग निचुड़ कर पहुंचे थे। तो वहां पर कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई जैन था, कोई बौद्ध था, कोई कैथोलिक था, कोई प्रोटेस्टेंट था, है ना, कोई जरथुष्ट था, कोई पारसी था, तो सभी थे। उन सबके बीच स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द का प्रयोग किया, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है कि विश्व एक धर्म है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति उस धर्म का को फॉलो करने वाला है और वही विश्व धर्म है। और इसमें कोई अपना पराया नहीं है, सब भाई बहन है। वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। आई बात समझ में? कितनी बढ़िया बात थी। तो अब तुमको समझ में आया कि स्वामी जी ने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्यों कहा? क्योंकि वो सभी को अपना भाई और अपनी बहन मानते थे। आपने सुना होगा जब एक महिला उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई तो उसने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने उस महिला से कहा कि मुझे तो आपकी सूरत में मुझे मेरी माँ दिखाई दे रही। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। मतलब, है ना, इन लोगों को अगर इनको जितना भी पढ़ो उतना कम है। बहुत शिक्षा मिलती है इन सब लोगों से। खैर, आइए मुद्दे पे लौटते हैं। स्वामी विवेकानंद को मैंने जानबूझ के इस सेगमेंट में नहीं रखा। कुछ बड़ी हस्तियां इस फर्स्ट पर्सनालिटी सेगमेंट में नहीं है, उसमें से एक स्वामी विवेकानंद भी हैं। ये नेक्स्ट मंथ में मैं इनको कंटिन्यू करूँगा, सो डोंट वरी। इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं वो सब मैं कवर कराऊंगा। बस आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना चैनल को, है ना। अनअकैडमी UPSC आर्टिकुलेट, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि रोमियो रोला की अगर हम बात करें तो रोमियो रोला साहब कहते हैं कि पहले इनका स्टेटमेंट सुनो। केशव चंद्र सेन देश में बड़ी तेजी से उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध दौड़े।
केशव चंद्र सेन देश में बड़ी तेजी से उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध दौड़े। देखो कितनी खतरनाक बात लिखी है केशव चंद्र सेन के लिए कि उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध दौड़े। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? रोमियो रोला साहब ने ऐसा क्यों कहा? तो उस क्यों के पीछे सबसे बड़ा जवाब ये है कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सेन का ईसाईयत के प्रति प्रेम। सेन का जो ईसाईयत के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, उस कारण इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई बात समझ में? तो ये बड़ा खतरनाक था, है ना। और इसका उदाहरण क्या दे सकते हैं आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि जो सेन साहब हैं, इसको आप ऐसे समझो कि इन्होंने ईसा मसीह जो हैं, इनको न केवल ईसाईयत का बल्कि विश्व का महामानव माना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? विश्व का महामानव माना। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू धर्म के फॉलोअर जो थे या हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनको ये लगा कि सेन तो भारतीय होकर ईसाईकरण अपना कर ले रहे हैं, ये अपने बातों से भारतीयों को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे धर्म में, या नहीं भी कर रहे हैं तो इनकी बातें सुनकर लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई हमारे जो वैदिक धर्म हैं, उनके जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो फिर छोटी हो जाएंगी। और जब कोई अपना किसी अन्य धर्म की वकालत करने लग जाए तो ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा था कि ये इनका बिग माइनस है, ठीक है। यहां तक मुद्दा समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको नोट कर लो अच्छे से। एक सेकेंड। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको पिक्चर एकदम समझ में आ गई है ना, ये बढ़िया पिक्चर थी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगली महत्वपूर्ण लाइन।
सेन समाज सुधारक थे। बंगाल में ऐसे समाज का सपना देखा जो जाति, धर्म, अंधविश्वास, रूढ़ी से परे हो। अब देखो ये प्लस बात आ गई, सेन की तुम्हें बातें इससे प्लस लग रही हैं। अब एक तरफ सेन इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जन बड़ा इनके कैरेक्टर में दिखाई देता है। खैर, कहने का मतलब मानवतावादी सोच है ना। क्लियर है। अब देखो, जिस तरह से राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और आडंबर इन सब के विरोधी थे, तो सेन भी बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि ब्रह्म समाज का हिस्सा बन गए थे। तो जो ब्रह्म समाज की कोर वैल्यूज़ हैं, उन कोर वैल्यूज़ को तो सेन भी एक्सेप्ट करते थे, है ना। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, और ब्रह्म समाज की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको तो ये एक्सेप्ट करते ही थे, है ना। तो उसी के चलते इन्होंने क्या किया, ये मूर्ति पूजा, आडंबर, इसका इन्होंने खुलकर विरोध किया, है ना। और इन्होंने ग्रंथ लिखे। ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा, यंग बंगाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, पहला आपको ये याद रखना है यंग बंगाल। दूसरा आपको याद रखना है दिस इज फॉर यू। एक आपको ये याद रखना है दिस इज फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1860 में इन्होंने संगत सभा की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केशव चंद्र सेन, संगत सभा की इन्होंने स्थापना करी कि संगत करो, मीटिंग करो, है ना। क्योंकि विदाउट मीटिंग हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते। एक दूसरे का मतलब कि हिंदू मुस्लिम को नहीं समझ सकता, मुस्लिम ईसाई को नहीं समझ सकता, ईसाई जैन को नहीं समझ सकता, जैन बौद्ध को नहीं समझ सकता। तो संगत करो, संगत करने से एक दूसरे के धर्म की जो बातें हैं वो हमें सीखने को मिलेंगी। और कोई भी धर्म कम से कम ये तो नहीं कहता कि लड़ाई करो, है ना। तो संगत करोगे तो उससे कहीं ना कहीं एक दूसरे के धर्म के प्रति विश्वास पनपेगा। इसी के चलते इन्होंने आगे चल के 1868 में ब्रह्म मंदिर की स्थापना की। किसकी स्थापना की, ब्रह्म मंदिर की, है ना। और किस लिए की, तो जो सर्वांग धर्म है उसको बेस देने के लिए ब्रह्म मंदिर की स्थापना करी कि ब्रह्म मंदिर में वही लोग कंटिन्यू रहेंगे या कंटिन्यूटी उन्हीं लोगों की मानी जाएगी जो ऐसी बातें करें जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलती, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई केवल अपने धर्म का राग लापे, नहीं। आप अपने धर्म की बातें रखिए, कोई दूसरा अपने धर्म की बातें रखेगा, कोई तीसरा अपने धर्म की, कोई चौथा अपने धर्म की, है ना।
अच्छा, सेन की कुछ बातें हिंदू धर्म वालों को चुभ जाती थी। देखो एक चुभने वाली बात, सेन कहते थे कि हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म मूर्ति पूजा, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है। इस तरह की बातें चुभ जाती थीं जो हिंदू धर्म के लोग थे, और चुभने वाली बात ये कह भी देते थे, है ना। सेन के जो विचार हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। इनका एक पत्र था जिसका नाम था संडे मिरर। संडे मिरर का इन्होंने संपादन किया। मुझे पूरा विश्वास है आपने इसे नहीं सुना होगा। तो संडे मिरर का इन्होंने संपादन किया। दूसरा अगर आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा भारत दर्पण, इंडिया मिरर, है ना। भारत दर्पण इन्होंने एक दैनिक पत्र निकाला। अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी लाइनें हैं केशव चंद्र को लेकर सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं। बहुत ध्यान से इनको आप नोट करिए, है ना। सेन जो हैं ये बाल विवाह के विरोधी थे, प्लस विधवा विवाह, प्लस पुनर्विवाह के हिमायती थे, है ना। इसको ऐसे कर लो कि बाल विवाह का भाई कौन समर्थन करेगा, है ना। तो बाल विवाह का इन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय पुत्री सुनीति का विवाह कर दिया था कूच बिहार के महाराजा से। तो कंट्राडिक्टरी इनका जीवन रहा है। विधवा विवाह के ये समर्थक थे, पुनर्विवाह के ये समर्थक थे, है ना। और इन्हीं के प्रयासों से और जो लोग थे उनके प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ। जो नेटिव मैरिज एक्ट है इसमें पुनर्विवाह प्लस अंतरजातीय विवाह, इसको ओके किया गया था और इसको सपोर्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने कहा केशव चंद्र सेन एक बहुत बड़े सलाहकारी थे, है ना। तो केशव चंद्र सेन ने पहला काम क्या किया कि इन्हीं की प्रेरणा से प्रार्थना समाज का जन्म हुआ। इन्हीं की प्रेरणा से दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इन्हीं की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज तो हो गया, दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई। इन सब को प्रेरणा देने वाला एक ही व्यक्ति था, केशव चंद्र सेन। चौथे नंबर पर दयानंद को प्रेरणा देने के लिए कि हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखो और प्लस हिंदी में भाषण भी आप हिंदी में दीजिए। ये केशव चंद्र सेन थे। उम्मीद करते हैं कि केशव चंद्र सेन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कोई भी बच्चा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करे बिना बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। और शादाब शेख भाई
मौज ले रहे हो हैं। शादाब भाई ये बताओ, केशव चंद्र सेन समझ में आए कि नहीं आए, ये बताओ। अच्छा तुम बाकी बातें तो किनारे करो, केशव चंद्र सेन समझ में आए कि नहीं आए? बताइए भाई। आए होंगे ना समझ में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और चीज़ों को थोड़ा शेयर करिए। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि अनअकैडमी इस समय बहुत बेहतरीन ऑफ़र्स आपके लिए चला रहा है, और उन ऑफ़र्स का आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर समय निकल गया तो फिर लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू दिव्या, राजन, खुशी, अंजना।